1627। हिंदुस्तान की धरती एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। मुगल सल्तनत अपने शिखर पर थी। पुर्तगाली ने समुद्री रास्ते बंद कर दिए थे। आदिल शाही और कुतुब शाही सल्तनत दक्कन पर कब्जा किए बैठे थे। और हिंदू समाज, उनके पास न अपना राज था, न अपनी आवाज। लेकिन इतिहास का एक नियम है, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तब कोई एक रोशनी जन्म लेती है। यह कहानी है हमारी रोशनी की। यह कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिन्होंने केवल अपनी बुद्धिमता, साहस और अपने लोगों के विश्वास के बल पर एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। महाराज से पहले शुरू होती है उनके पिताजी शाहजी राजे भोसले से। 17वीं सदी का हिंदुस्तान। मुगल बादशाह को एक समस्या थी, सिपाहियों की कमी। पुर्तगाली ने उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया से मुस्लिम सेनाओं का आना रोक दिया था। तो पहली बार मुगलों ने हिंदू योद्धाओं को अपनी फौज में शामिल करना शुरू किया। शाहजी राजे भोसले भी उन्हीं में से एक थे। आदिल शाही और मुगल दोनों के बीच राजनीति के मैदान में खेलने वाले एक मराठा सरदार। साल 1637 में शाहजी ने अपनी सेवा और वफादारी के बल पर पुणे का जागीर हासिल किया। लेकिन जल्दी ही आदिल शाह ने उन्हें बेंगलुरु भेज दिया, अपनी रियासत संभालें। पुणे जागीर और अपनी पत्नी जीजाबाई की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी अपने विश्वास पत्र प्रशस्तक दादाजी कोंडादेव को। और यही वह क्षेत्र था, पुणे और उसके आसपास की सह्याद्री पर्वत श्रेणियां, जहां एक बच्चे का भाग्य लिखा जाने वाला था। 19 फरवरी 1630 शिवनेरी दुर्ग। जीजाबाई की गोद में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया शिवाजी राजे भोसले। जीजाबाई एक ऐसी मां जिन्होंने अपने बच्चे की पहली पाठशाला खुद बनाई। रामायण की कथाओं से शिवाजी ने धर्म का पाठ सीखा, महाभारत से राजनीति और युद्ध का, और अपने आसपास बदलते हुए संसार से इंसाफ का। दादाजी कोंडादेव, जिन्हें पिताजी ने शिवाजी की देखभाल के लिए छोड़ा था, उन्हें तलवारबाजी, तीरंदाजी, कुश्ती और युद्ध नीति सिखाई। यह वो गुरुकुल था जो किसी किताब में नहीं मिलता, लेकिन शिवाजी की असली पाठशाला थी। सह्याद्री के पहाड़ और जंगल। बचपन से इन्होंने पहाड़ों की हर गुफा, हर रास्ते, हर मोड़ को अपनी हथेली की झील की तरह जाना। और यही वजह थी कि लोग उन्हें एक नाम देने लगे, माउंटेन रैट, पहाड़ का चूहा। कुछ इतिहास कहते हैं यह नाम उनका गुरिल्ला युद्ध नीति के कारण पड़ा। शिवाजी ने एक बिल्कुल नई सोच अपनी। उन्होंने किसानों को अपनी सेना में शामिल किया। क्यों? क्योंकि किसानों को पहाड़ों की जानकारी सिपाहियों से कहीं ज्यादा थी। वो झाड़ियों में छुपते, पहाड़ों से पत्थर और तीर बरसाते और दुश्मन की आधी सेना को महल तक पहुंचने से पहले ही घायल कर देते। ये सिर्फ एक युद्ध नीति नहीं थी, ये एक विचारधारा थी कि लोग अपनी धरती के लिए खुद लड़ें। यही था स्वराज का बीज। और सिर्फ 15 साल की उम्र में इस बीज ने अपनी पहली जड़ पकड़नी शुरू कर दी। शिवाजी महाराज की उम्र है सिर्फ 15 साल। उनका पहला निशाना था तोरणा दुर्ग। यह किला आदिल शाही के अधीन था और उसका हत्यारा था इनायत खान। अब यहां समझने वाली बात यह है, शिवाजी ने यह किला युद्ध से नहीं जीता। उन्हें इनायत खान को समझा, बात की और नीति से यह किला अपने अधिकार में ले लिया। एक 15 साल का युवा बिना एक तीर चलाए अपना पहला किला हासिल कर लेता है। यह था शिवाजी का पहला सबक, दुनिया को हर जीत के लिए तलवार जरूरी नहीं, कभी कभी दिमाग काफी होता है। और इसके बाद एक के बाद एक किले गिरते गए। तोरणा के बाद चाकन किला, जो फिरंगोजी नरसाला से हासिल हुआ, फिर कोंडाना किला बीजापुरी गवर्नर से, फिर ठाणे, कल्याण, भिवंडी। कुछ ही सालों में शिवाजी महाराज के पास 40 किले और 6000 सिपाहियों की एक सेना। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। एक बिना किसी शहंशाही सहारे के लड़का अपनी गुरिल्ला सेना के साथ डेक्कन के एक बड़े हिस्से पर अपना झंडा गाड़ चुका था। लेकिन जब आप इतनी तेजी से बढ़ते हैं तो कुछ आंखें आप पर टिक जाती हैं। और यह खबर पहुंची आदिल शाही दरबार में और सीधे आदिल शाह के दिमाग में। आदिल शाह ने सबसे पहले जो किया वो था शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी राजे भोसले को गिरफ्तार करना। यह एक बाप को बंदी बना के बेटे को दबाने की कोशिश थी और यह कोशिश 7 साल तक चली।
7 लंबे साल तक शाहजी राजे आदिल शाही के कैदी रहे। इस दौरान शिवाजी ने सीधा आदिल शाह पर वार नहीं किया, लेकिन खामोश भी नहीं बैठे। आसपास की रियासतों को स्वराज का हिस्सा बनाया, अपनी सेना मजबूत की। और जब आदिल शाह को एहसास हुआ कि शिवाजी महाराज का स्वराज बहुत बड़ा हो चुका है, तब उसने अपना सबसे खतरनाक हथियार भेजा, अफजल खान। अफजल खान आदिल शाही का सबसे अनुभव और निर्दय सेनाध्यक्ष 10,000 सिपाहियों की फौज लेके निकला। मंजिल थी शिवाजी। लेकिन अफजल खान ने सिर्फ सेना ही नहीं भेजी थी, उसने एक सोची समझी मानसिक युद्ध नीति भी शुरू कर दी थी। उसने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए पूजनीय तुलजा भवानी मंदिर को ध्वस्त कर दिया, पंढरपुर के प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर को भी तोड़ दिया। यह केवल विनाश नहीं था, यह शिवाजी महाराज को भावनात्मक रूप से उकसाने और उन्हें गुस्से में लाकर गलती करवाने की एक चाल थी। छत्रपति शिवाजी महाराज उस समय प्रतापगढ़ दुर्ग में थे। उनके मंत्रियों ने सलाह दी, समर्पण कर दीजिए, सीधा सामना मत कीजिए। 10,000 सैनिकों के सामने हमारी छोटी सेना टिक नहीं पाएगी। लेकिन शिवाजी महाराज का मस्तिष्क अलग ही रणनीति से काम करता था। अफजल खान कोई भी किला जीत नहीं पा रहा था और शिवाजी महाराज तक पहुंचना उसके लिए लगभग असंभव था। इसलिए उसने एक नया दांव खेला, शिवाजी को भेंट करने का निमंत्रण भेजा। शर्त यह थी, दोनों अकेले आएंगे, बिना किसी हथियार के। शिवाजी को पता था यह एक जाल है, लेकिन वे गए पूरी तैयारी के साथ। कपड़ों के नीचे लोहे का कवच, बाएं हाथ में छिपा हुआ बाघनख, शेर के पंजे जैसा एक गुप्त हथियार जो उंगलियों के अंदर फिट हो जाता था। मुलाकात शुरू हुई। अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया, लेकिन यह सम्मान नहीं था। उसी क्षण उसने अपनी कटारी निकाली और शिवाजी पर वार कर दिया। कवच ने उनकी जान बचाई और फिर एक ही पल में शिवाजी ने बाघनख से अफजल खान का पेट चीर दिया। 10 नवंबर 1659 अफजल खान, आदिल शाही का सबसे शक्तिशाली सेनाध्यक्ष, प्रतापगढ़ की तलहटी में ढेर हो गया। इसके तुरंत बाद शिवाजी की छिपी हुई मराठा सेना ने अफजल खान की पूरी फौज पर हमला बोल दिया। अफरा तफरी, भगदड़ और एक निर्णायक मराठा विजय। यह जीत सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, यह एक घोषणा थी। शिवाजी भोसले कोई मामूली बागी नहीं है, ये एक राजा है। अफजल खान की मृत्यु ने आदिल शाह को क्रोध से भर दिया। उसने अपने सेनापति सिद्दी जौहर को लाखों सैनिकों के साथ सीधे पन्हाला दुर्ग पर आक्रमण के लिए भेजा, जहां शिवाजी महाराज अपने 5,000 सैनिकों के साथ मौजूद थे। सिद्दी जौहर ने किले को चारों ओर से घेर लिया, कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन शिवाजी महाराज ने वह किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने सिद्दी जौहर को महल में मिलने का निमंत्रण दिया और साथ ही आदिल शाह को एक गुप्त संदेश भिजवाया कि सिद्दी जौहर उन्हें धोखा देने की योजना बना रहा है। परिणाम यह हुआ कि आदिल शाह और सिद्दी जौहर के बीच अविश्वास पैदा हो गया, आपसी मतभेद बढ़ने लगे। इसी भ्रम का लाभ उठाकर शिवाजी महाराज पन्हाला से निकलकर विशालगढ़ की ओर बढ़ गए। साथ ही उन्होंने अपने जैसे दिखने वाले शिवाकाशीद को दूसरी दिशा में भेज दिया ताकि शत्रु भ्रमित हो जाए। शिवाकाशीद पकड़े गए। आदिल शाह की सेना शिवाजी महाराज का पीछा करती रही और तभी एक वीर योद्धा आगे आया, बाजी प्रभु देशपांडे। उन्होंने शिवाजी महाराज से कहा, महाराज आप आगे बढ़िए, यहां मैं रुकूंगा। शिवाजी महाराज ने मना किया, लेकिन बाजी प्रभु और उनके सैनिकों ने आग्रह किया। शिवाजी महाराज का आगे बढ़ना आवश्यक था, क्योंकि स्वराज को उनकी आवश्यकता थी। शिवाजी महाराज आगे बढ़ गए। बाजी प्रभु अपने केवल 300 सैनिकों के साथ वहीं रुक गए। सामने थी आदिल शाह की 1 लाख की विशाल सेना, 300 के सामने 1 लाख। बाजी प्रभु लड़ते रहे, घायल होते रहे, लेकिन रुके नहीं। उन्हें केवल एक संकेत का इंतजार था, विशालगढ़ से तोपों की आवाज। वही संकेत होता कि महाराज सुरक्षित पहुंच गए हैं। और जब वह गूंज सुनाई दी, पूरी घाटी तोपों की आवाज से गूंज उठी। बाजी प्रभु मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनके होठों पर अंतिम शब्द थे, जय भवानी। बाजी प्रभु देशपांडे
स्वराज के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वह योद्धा जिनके नाम के बिना मराठा इतिहास अधूरा है। आदिल शाही के 2 बार असफल होने के बाद अब सीधे मुगल बादशाह ने मैदान में कदम रखा। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को 1.5 लाख सैनिकों के साथ भेजा। इतनी बड़ी सेना के सामने शिवाजी महाराज की सेना कहीं नहीं टिकती। शाइस्ता खान ने आसानी से पुणे पर कब्जा कर लिया और रहने लगा शिवाजी महाराज के अपने लाल महल में। यह एक जानबूझकर किया गया अपमान था, लेकिन शिवाजी महाराज ने जवाब दिया अपने ही अंदाज में। उन्होंने 400 सैनिकों को बारात का भेष दिया। दूल्हे के घोड़े पर खुद बैठे, गाने बज रहे थे, शहनाई की धुन चल रही थी। पहरेदारों ने सोचा कोई शादी की बारात जा रही है, और जैसे ही बारात महल के अंदर पहुंची तलवारें निकल आईं। अचानक हमला, अंधेरा, अफरा तफरी। शाइस्ता खान ने जान बचाने के लिए खिड़की से छलांग लगा दी। शिवाजी महाराज ने तलवार से वार किया। शाइस्ता खान की 3 उंगलियां कट गई। 3 उंगलियां और साथ ही कट गई मुगल सल्तनत की प्रतिष्ठा। लेकिन शिवाजी महाराज यहीं नहीं रुके। 1664 में उन्होंने सीधे सूरत पर आक्रमण कर दिया, जो मुगलों का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। यह जले पर नमक छिड़कने जैसा था। अब औरंगजेब समझ गया था यह कोई छोटा मोटा बागी नहीं है, यह एक तूफान है। जय सिंह प्रथम 1 लाख सैनिकों के साथ, और इस बार किस्मत शिवाजी महाराज के साथ नहीं थी। शिवाजी महाराज बीमार थे, सेना भी कमजोर पड़ चुकी थी, और पहली बार शिवाजी महाराज को पराजय का सामना करना पड़ा। शिवाजी महाराज को अपने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। 4 लाख मुद्राएं भी देनी पड़ी, और सबसे कड़वा हिस्सा उन्हें अपने 9 वर्ष के पुत्र संभाजी के साथ आगरा जाना पड़ा, सीधे बादशाह के दरबार में। यह एक हार थी, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हार के बाद फिर से खड़े होना, यही तो शिवाजी को शिवाजी महाराज बनाता है। आगरा, मुगल सल्तनत का दिल, औरंगजेब का दरबार। शिवाजी और नन्हे संभाजी वहां पहुंचे। उन्हें दरबार में प्रस्तुत किया गया, लेकिन वहां उन्हें उस स्थान पर खड़ा किया गया जहां छोटे मनसबदार खड़े होते थे। यह एक जानबूझकर किया गया अपमान था। शिवाजी ने खुलेआम अपना क्रोध प्रकट किया और दरबार छोड़ दिया। परिणाम, नजरबंदी, घर में कैद, चारों तरफ हथियार बंद पहरेदार। आगरा से निकलना लगभग असंभव, लेकिन शिवाजी का मस्तिष्क वह किसी भी कैद से बड़ा था। शिवाजी ने बीमार होने का नाटक किया, फिर औरंगजेब से एक छोटी सी प्रार्थना की। अपनी सेहत के लिए वे रोज साधु संतों को फल और मिठाई के टोकरे भेजना चाहते हैं। औरंगजेब ने इसे साधारण समझकर अनुमति दे दी। यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। रोज बड़े बड़े टोकरे बाहर जाने लगे। पहरेदारों को आदत हो गई। यह तो रोज की बात है। और फिर एक दिन शिवाजी और संभाजी खुद उन्हीं टोकरों के अंदर छिप गए और निकल गए मुगल बादशाह औरंगजेब की राजधानी से, उसकी आंखों के सामने से। इसके बाद शिवाजी ने साधु का भेष धारण किया, हजारों किलोमीटर की यात्रा की और अंततः सुरक्षित रायगढ़ पहुंच गए। जब औरंगजेब को यह समाचार मिला तो उसकी किस्मत में एक और पराजय दर्ज हो गई। यह कहानी सचमुच किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लगती। फर्क सिर्फ इतना है कि यह कहानी पूरी तरह सत्य है। रायगढ़ दुर्ग अफजल खान को पराजित करके, आगरा से फरार होकर, एक के बाद एक मुगल आक्रमणों को विफल करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने वह कर दिखाया जो सदियों से किसी ने नहीं किया था। उनका पूरे विधि विधान से राज्याभिषेक हुआ। वह बन गए छत्रपति, अर्थ सर्वोच्च सम्राट। यह केवल एक पदवी नहीं थी, यह पूरी दुनिया के लिए एक घोषणा थी कि दक्कन में अब एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य स्थापित हो चुका है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी। उनकी असली विरासत थी उनकी शासन व्यवस्था। अष्टप्रधान मंडल, 8 मंत्रियों की एक परिषद, हर मंत्री की एक निश्चित भूमिका थी। पेशवा, प्रधानमंत्री, अमात्य, वित्त मंत्री, सचिव, गृह मंत्री, मंत्री, आंतरिक सूचना एवं गुप्तचर विभाग, सेनापति, सेना प्रमुख, सुमंत, विदेश नीति, न्यायाधीश, कानून और न्याय, पंडित राव, धार्मिक मामलों के प्रमुख। 17वीं सदी में
जब दुनिया के अधिकांश राज्यों में निरंकुश राजशाही थी, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक संगठित और संतुलित मंत्रि परिषद बनाई। उनकी यह सोच अपने समय से कई साल आगे थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत की पहली संगठित और सशक्त नौसेना का निर्माण किया। उन्होंने सिंधु दुर्ग और कई अन्य तटीय किलों का निर्माण करवाया। जब यूरोपीय शक्तियां पुर्तगाली, अंग्रेज और डच भारत के समुद्री तटों पर अपना अधिकार जमा रही थी, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें समुद्र में ही चुनौती दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, धार्मिक सहिष्णुता। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में हर धर्म के लोगों को समान सम्मान मिला। यह एक ऐसा राजा था जो अपनी पूरी प्रजा का था, किसी एक समुदाय का नहीं। यही अंतर होता है एक साधारण विजेता और एक महान सम्राट में। अप्रैल 1680, रायगढ़ दुर्ग। दीर्घकालीन बीमारी और तेज बुखार के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी अंतिम सांस ली। उस समय उनकी आयु केवल 50 वर्ष थी, लेकिन इन 50 वर्षों में उन्होंने क्या कर दिखाया। उन्होंने एक ऐसी नींव रखी जो उनके जाने के बाद भी लगभग 150 वर्षों तक मजबूत रही। मराठा साम्राज्य इतना विस्तृत हुआ कि मुगल बादशाह भी कई बार उनके प्रभाव में आ गए। अटक से कटक तक मराठा ध्वज लहराया। छत्रपति संभाजी महाराज ने उनका ध्वज संभाला। राजा राम महाराज ने उसे आगे बढ़ाया। महारानी ताराबाई ने उसकी रक्षा की। पेशवा बाजीराव उसे दिल्ली की दहलीज तक ले गए। हर पीढ़ी ने उस स्वप्न को जीवित रखा जो एक 15 वर्ष के बालक छत्रपति शिवाजी महाराज ने तोरणा दुर्ग के सामने खड़े होकर देखा था। और आज, सदियों बाद, जब कोई रायगढ़ की चोटी पर खड़ा होता है, जब कोई प्रतापगढ़ की दीवारों को छूता है, जब कोई सह्याद्री की पहाड़ियों में शिवाजी महाराज का नाम लेता है, तब समझ में आता है कुछ लोग मरते नहीं, वे इतिहास बन जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे सम्राट जिन्होंने यह सिद्ध किया कि अगर दिल में विश्वास हो, दिमाग में नीति हो और जनता का प्रेम साथ हो, तो एक व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को भी घुटनों पर ला सकता है।